दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनडीए 2 2023 का जो हमारे जीएटी का पेपर हुआ है उसमें हमारे जो ज्योग्राफी सेक्शन है उस ज्योग्राफी सेक्शन का हम एनालिसिस करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके एग्जैक्ट सोर्सेज कहाँ हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताता हूँ कि हमारे जो एनडीए 2 2023 का जो साइंस का एनालिसिस है वो भी हमने अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी की बात करें तो हमारे टोटल ज्योग्राफी में 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं अराउंड। ठीक है, जिसमें से हमारे कुछ क्वेश्चन 9th से 12th क्लास के एनसीईआरटी से पूछे गए हैं और जो कुछ क्वेश्चन है हमारे वो हमारे करंट अफेयर से पूछे गए हैं। ठीक है, जो करंट न्यूज़ में टॉपिक्स रहते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द नोवा कखोवका डैम विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज सिचुएटेड इन। ठीक है, तो दोस्तों जो ये वाला जो डैम है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था क्योंकि ये जो डैम है पर्टिकुलर ये यूक्रेन के टेरिटरी के अंदर लाई करता था जिसे बाद में रशिया ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, उस कैप्चर करने के बाद ये जो डैम है हमारा ये कुछ डैमेज हो गए थे जिसकी वजह से फ्लड होना स्टार्ट हो गए थे और बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी वहाँ पे। फिर बाद में यूक्रेन रशिया पे इल्ज़ाम लगा रहा था और रशिया यूक्रेन पे इल्ज़ाम लगा रहा था इस डैम की डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वाला जो डैम है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था और आप देख सकते हो ये द हिंदू और जो जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं इंडियन एक्सप्रेस वगैरह सबने इसे कवर किया था एक्सटेंसिवली। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन के टेरिटरी के अंदर ये लाई करता था। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटी एंड इंडस्ट्री इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्लास 12th की एनसीईआरटी है, एक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, पेज 94 में आप चले जाना। तो वहाँ पे आप ये पाओगे कि जो हमारा सहारनपुर है बेसिकली जो हमारा सहारनपुर है वो पेपर इंडस्ट्री के लिए नहीं होता है। जो हमारा सहारनपुर है वो बेसिकली हमारा शुगर फैक्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा शुगर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, और बाकी जो रानीगंज है वो आप देख सकते हो, रानीगंज हमारा स्टील से रिलेटेड ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो आयरन स्टील। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सहारनपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नॉट इम्पैक्टेड बाय द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली एक तरह से मैपिंग की आप में जानकारी है या नहीं ये यूपीएससी ने फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। क्योंकि अगर आपको पता हो बांग्लादेश से हमारे नेबरिंग जितने भी बांग्लादेश से हमारे जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनके बारे में तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। जो हमारा बांग्लादेश है देखो उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारे कौन कौन से इसमें स्टेट्स हमारे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। एक तो मेघालय कर रहा है, एक वेस्ट बंगाल कर रहा है, असम भी कर रहा है, यहाँ पे त्रिपुरा भी कर रहा है। कौन सा नहीं कर रहा? अरुणाचल प्रदेश नहीं कर रहा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जब बाउंड्री शेयर ही नहीं कर रहा तो वो स्टेट से इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर से उठाया गया है। द 480 मेगावाट फुकुट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, नेपाल है। हाल ही में कुछ महीने पहले नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए भी थे प्रेजेंट और मिले भी थे प्रधानमंत्री मोदी से और ये सारी डील हुई थी। ये न्यूज़ में कवर किया था सबने, इंडियन एक्सप्रेस हो गया और द हिंदू हो गया, सबने कवर इस चीज़ को एक्सटेंसिवली किया था। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी, नेपाल है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो ये कह रहा है consider the following statement about a river. This river originates in the Hindu Kush mountain range and flows into Hamau wetland after covering a long stretch of about 1100 km. There has been serious conflict between two neighboring nations regarding the sharing of water from this river. Identify the river from the following. ये जो लास्ट की लाइन है, there has been serious conflict between two neighboring nations regarding the sharing of the water. इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको समझ जाना चाहिए था कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी, इंडस होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये वाला जो था ये भी हमारा करंट की न्यूज़ में था। आपको पता होगा जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है इससे रिलेटेड अभी कई सारा एक डिस्कोर्स चल रहा था इंडिया में और पाकिस्तान में भी कि इस चीज़ पे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए कुछ अमेंडमेंट वगैरह। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ कवर करी थी हमारे सारे न्यूज़पेपर्स ने, तो आप देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक सॉइल हमारा होता है इसमें हिस्टोसोल जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। बात करें अगर इसकी सोर्स की तो इसका सोर्स हमें एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिला है, बट ये जो ग्लोबल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है जिसमें हमारा हिस्टोसोल आता है, एरिडोसोल होता है, ऑक्सीसोल होता है, ये हर पेपर में पूछा जाता है, सीडीएस में, सीएपीएफ में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं है बट ये आपको अलग से करना है। ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है हमें जितने भी ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो अलग से हैं जिसमें एनसीईआरटी में हमें नहीं मिलता उनके सोर्स, उनके मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा अपने चैनल पर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो हिस्टोसोल था। बाकी आप देख सकते हो ये मैंने गूगल से स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रोडक्ट आर करेक्टली मैच। ठीक है, तो अगेन ये वाला भी जो क्वेश्चन है इसमें हमें सारे के सारे जितने भी ये कल्चर हैं, ठीक है, इन सब के हमें सोर्सेज एनसीईआरटी से नहीं मिले हैं तो इसलिए हमने गूगल का सहारा लेके इसे करा है। ठीक है, बाकी अगर इसमें टॉपिक की बात करूँ तो ये अगेन टॉपिक इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना हमारा ये पिछला वाला टॉपिक था। क्योंकि ये जो एपीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा बार मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछ लेते हैं, सीडीएस में भी, सीएपीएफ में भी और एनडीए में तो पूछते ही हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं करेक्ट आंसर बताऊँ तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है।
ऑप्शन ए इसलिए है क्योंकि जो हमारा एपीकल्चर है वो हनी से रिलेटेड ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर, ठीक है। एपीकल्चर जो हमारा होता है वो बी कीपिंग होता है, बी से हमारा हनी एक्सट्रैक्ट होती है, ठीक है। सेरिकल्चर की अगर बात करें तो हमारा सिल्क से रिलेटेड होता है, ठीक है। सेरिकल्चर हमारा सिल्क से रिलेटेड होता है। उसके बाद मैं सिल्वीकल्चर की बात करूँ तो सिल्वीकल्चर हमारा होता है वेजिटेशन और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो अगर वेटिकल्चर होता है तो वो ग्रेप्स में होता है, जो हमारा मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है वहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन ए है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, विच अमंग द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा हो, कि जो इसमें हमारा जो मानसून क्लाइमेट होता है, जो हमारा इंडिया का खुद का क्लाइमेट है डी, वो वहाँ पे हमारा सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है, ठीक है। बाकी इसका सोर्स की अगर बात करूँ तो आप क्लास 9 की एनसीईआरटी खोल सकते हो, क्लास 11 की भी एनसीईआरटी खोल सकते हो, हर जगह ये चीज़ दे रखी है। मानसून टाइप क्लाइमेट में हमारा सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स इज जनरली बेनिफिटेड बाय द रेन कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया, ठीक है। तो ये वाला जो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो ए होगा, राइस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्कोर्स के मैंने स्क्रीनशॉट डालने की कोशिश करी है। क्लास 11 की एनसीईआरटी खोल लेना, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, पेज 45 पे आपको ये मिल जाएगा कि ये एक नॉर्थ वेस्टर्न टाइप की विंड चलती है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही चलती है, जिसकी वजह से जो हमारी राइस की कल्टीवेशन है इसमें ज़्यादा काफ़ी हेल्प होता है, ठीक है। तो जो राइस है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और अगर राइस की मैं बात करूँ तो राइस जो हमारा होता है जो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है, इसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो इस हिसाब से भी आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन दामोदर रिवर बेसिन। दूसरा कह रहा है कि जमशेद स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन द कन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर एंड बराकर। सी कह रहा है सेलेम स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर। एंड डी कह रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम तंदुला रिजर्वायर, ठीक है। तो इसका जो सोर्स है दोस्तों ये क्लास 12 की एनसीईआरटी है हमारी, उसमें से हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया वाली जो एनसीईआरटी है 12 की वो। इसमें अगर आप देखो पहला अगर मैं बोकारो की बात करूँ, ठीक है, तो बोकारो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका सोर्स 6 इंटीग्रेटेड आयरन स्टील प्लांट एट जमशेदपुर, बुरना कुल्ती, दुर्गापुर एंड बोकारो एंड रौरकेला आर लोकेटेड। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ लास्ट वाला लाइन हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द दामोदर वैली, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल ज़्यादा करेक्ट होगा। उसके बाद जमशेद की बात करूँ तो यहाँ पे जमशेद का भी मेंशन कर रखा है इन्होंने, ठीक है, तो ये वाला भी करेक्ट होगा। उसके बाद अगर मैं भिलाई स्टील की बात करूँ तो भिलाई स्टील का भी यहाँ पे पूरा पैराग्राफ दे रखा है इस एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें बता रखा है कि जो भिलाई स्टील है इसका जो वाटर है वो तुंदुला डैम से ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी सही होगी। लेकिन अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट की बात करूँ तो इसमें इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई है कि ये कावेरी से हमारा ये लाता है पानी, ठीक है। तो इसलिए जो सी होगा वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए ऑप्शन जो सी है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्विस कैनाल इज नॉट करेक्ट। अगेन ये स्विस कैनाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इसकी मैं अगर बात करूँ तो इसका आपको सोर्स मिल जाएगा क्लास 12 की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पेज 73 से स्टार्ट हो जाएगी इसकी सोर्स, ठीक है। तो इसमें स्विस कैनाल से रिलेटेड ये पूरा का पूरा हमें पैराग्राफ दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन दिस रूट, दिस स्विस कैनाल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विस कैनाल हैज ग्रेटली रिड्यूस द डिस्टेंस एंड टाइम कंपेयर टू द अर्लियर रूट, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विस कैनाल यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि ये मैन मेड नेविगेशन है, तो इसलिए 1 तो सही हो जाएगा। दूसरे की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे दे रखा है इट लिंक्स द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूँ, द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ स्विस कैनाल इज लेस देन दैट ऑफ पनामा कैनाल, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है और पूरी तरह से गलत है। इसका सोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो पनामा कैनाल वाला आपको पैराग्राफ खोलोगे तो उसके अंदर ये चीज़ दी है लास्ट लाइन में। यहाँ पे आप देख सकते हो द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैनाल इज रिलेटिवली लेस देन दैट ऑफ स्विस, बट यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा दे रखा है, द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ स्विस इज लेस देन दैट ऑफ पनामा। नहीं, स्विस की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ज़्यादा है पनामा से, इसलिए जो 1 और 2 हैं दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो बेल्ट पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल्स वेयर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक एंड बोल्डर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा भाबर है। बाकी इसकी स्कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 11 की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट खोल लेना, पेज नंबर 15 पे दे रखा है और लाइन बाय लाइन यही चीज़ दे रखी है, बाबर अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल एट द ब्रेक डाउन ऑफ द स्लोप। तो ये चीज़ पूरा का पूरा यहाँ पे उठा रखा है कि जो शिवालिक फुट हिल है उसके पैरेलल जो चीज़ आती है वो भाबर है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन सी है हमारा भाबर, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट कह रहा था सदर्न पॉइंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज फाउंड बाय द नीलगिरी हिल्स वेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द कार्डामोम हिल्स मे बी रिगार्डेड एज द कंटिन्यूएशन ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट इसलिए कि
आप ये इसके सोर्सेज पहले मैं बता देता हूँ आपको। इसका सोर्स आपको मिल जाएगा क्लास 11th की एनसीईआरटी फिजिकल एनवायरनमेंट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूँ तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स, ठीक है, यही चीज़ इसमें भी बता रही है, तो पहला तो सही होगा। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, द कोरोमंडल हिल्स में भी रिगार्डेड एज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ईस्टर्न घाट, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में आपको कार्डोमन हिल से रिलेटेड यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट यहाँ पे ये कंफर्म नहीं होता कि ये ईस्टर्न घाट का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। बट मैंने जब ये गूगल करा तो मेरे को पता चला कि ये जो हमारा कार्डोमन हिल है ये बेसिकली इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड नॉट ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा करके हमसे पूछ रखा है, तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ज़्यादा सही नहीं है और ये पूरी तरह से गलत है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट वो हमारा ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये अगेन मैं कहूँगा कि एक हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये ईजी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन की अगर बात करूँ तो एल्प्स, एंडीज और रॉकीज ये हमारे तीनों फोल्ड माउंटेन्स है, हिमालय भी हमारा फोल्ड माउंटेन, लेकिन ये माउंट फूजी जो है हमारा ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, इसमें ये हमारा वॉल्केनिक माउंटेन है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन ये हमारा एनसीईआरटी से नहीं मिला है, ये कुछ हमारे जो स्टैटिक चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे फोल्ड माउंटेन्स हो गए, इंपॉर्टेंट लेक्स हो गए, उसके बाद हमारे कुछ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस हो गई जैसे ऑक्सीकोल हो गया, एंटीसोल हो गया, एरिडोसोल हो गया, उसके बाद हमारे कुछ कन्वेंशंस हो गए जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें ये आपको थोड़ी अलग से पढ़नी पड़ती है, थोड़ी मिसलेनियस आइटम में आ जाती है ज्योग्राफी से, लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट भी होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रोड कॉरिडोर इन इंडिया क्रॉस ईच अदर एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आप क्लास 12th की एनसीईआरटी खोलोगे अगर इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसके पेज नंबर 115 पे आपको ये वाला पैराग्राफ तो मिल जाएगा जिसमें ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, कि ये जम्मू से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, उसके बाद जो हमारा ये गुजरात से लेकर आसाम तक जाता है। बट यहाँ पे हमें पूछा है कि ये इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमें डायरेक्ट सोर्स तो हमें एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिला है अगेन, ठीक है। बट जो गूगल किया हमने तो गूगल में हमें पता चला है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी झांसी है, ठीक है। तो इसमें अगेन ये एक इजी क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि इसका सोर्स हमें मिला नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर यूज्ड इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है मिली बार, और जो इसका सोर्स है वो हमारा क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पेज 84 पे आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ मिली बार, ठीक है। तो ये जो हमारा है मिली बार करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ माइन एंड मिनरल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी के अंदर इसका सोर्स मिल जाएगा, जिसमें ये बाइलाडला जो कह रहा है ये आयरन ओर के लिए कह रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। आप अगर ये पढ़ो आयरन एंड स्टील प्लांट एट विशाखापट्टनम यूजेस दी बाइलाडिला आयरन ओर, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो तो सही हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ये कुद्रेमुख पढ़ो तो यहाँ पे दे रखा है कुद्रेमुख के बारे में, इन कर्नाटका आयरन ओर डिपॉजिट अकर इन संदूर हॉस्पेट एरिया ऑफ बेलारी डिस्ट्रिक्ट, बाबू बुंडन हिल्स एंड कुद्रेमुख इन चिकमागुला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जो कुद्रेमुख है वो हमारा बॉक्साइट से नहीं जबकि आयरन ओर से इसका रिलेशन है, ठीक है। तो इसलिए जिसने क्योंकि हमारा नॉट करेक्ट पूछा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा कुद्रेमुख, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एरा इन द ज्योग्राफिकल हिस्ट्री डिटरमाइनिंग द एज ऑफ वेरियस रॉक टाइप्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, जो वर्ल्ड वाली है, ठीक है। उसमें अगर आप बात करो तो प्री कैम्ब्रियन जो एज है ये हमारी 570 मिलियन से लेकर 4800 मिलियन के बीच में रही थी, ठीक है। जिसमें हमारे ये सारे जो ब्लू ग्रीन एनर्जी हैं, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हैं, ये सारी चीज़ें रही थी। तो इसलिए इसने क्योंकि ओल्डेस्ट पूछा है तो ओल्डेस्ट हमारा प्री कैम्बियम यानी कि ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ ज्योग्राफिकल ग्रिड हैज़ लाइन्स दैट रन्स ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द ग्लोब टू मार्क लैटिट्यूड, लाइन्स दैट रन्स नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इंडिकेट लॉन्गिट्यूड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा, बोथ 1 और 2। और इसका जो सोर्स है आपको ये क्लास 11 की जो प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी है, जो मैंने सीडीएस के एनालिसिस में भी बताया था आपको, कई सारे क्वेश्चन दिखाए थे कि कैसे सीडीएस और सीएपीएफ के अंदर भी जो ये प्रैक्टिकल वर्क ऑफ ज्योग्राफी है क्लास 11 की, इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं मैप के डेफिनेशन से रिलेटेड। अभी इसने पूछ लिया ज्योग्राफिकल ग्रिड लाइन से रिलेटेड, तो इस वाले पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि डिट्टो सेम है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल वेदर फिनोमेनास अकर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो ट्रोपोस्फियर होगा, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो लूसेंट के अंदर अभी आपको इसकी ये चीज़ मिल जाएगी, बाकी जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है उसके अंदर भी हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रूपकुंड लेक इज सिचुएटेड। तो रूपकुंड लेक हमारा कौन से स्टेट में सिचुएटेड होता है, तो अगर इसका करेक्ट ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ऑप्शन जो डी है उत्तराखंड, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इसकी सोर्स की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी के अंदर मेरे कोई चीज़ नहीं मिली है, ये मेरे को गूगल करनी पड़ी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा ज्योग्राफिक एनालिसिस है वो खत्म होता है। तो दोस्तों अब इस एनालिसिस के बाद मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आपको ज्योग्राफी पेपर से रिलेटेड।
तो हमने जितने भी सोर्सेज अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें, आपने देखा होगा कि इसमें जो कुछ क्वेश्चंस थे हमारे एनसीईआरटी के अंदर से नहीं पूछे गए थे, हमें गूगल करने पड़े और बाकी सोर्सेज का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो पता चलती है हमारी कि जो ज्योग्राफी है वो मोर और लेस हमारा ईजी नहीं रहा है, ठीक है, अगर मैं एनडीए के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, ठीक है। तो अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो नो डाउट ऑफ पढ़िए, ठीक है। जो सोर्सेज हमने देखे हैं वो वही हैं मोर और लेस। आप थोड़ा सा करंट से अपडेटेड रहिए, इसलिए मैं कहता हूँ आप न्यूज़पेपर हमेशा पढ़िए, न्यूज़पेपर कभी मत छोड़ना, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ो और जो आपने 9 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी वो पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि 9 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है उन्हें पकड़िए और उन्हें अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है, तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप ज्योग्राफी के चक्कर में अपना साइंस जो सब्जेक्ट है उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे हमारा जो साइंस का सब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा स्कोरिंग था और उसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो बाहर से पूछा गया हो, ठीक है। सारे के सारे हमने एनसीईआरटी से निकाल के दिए थे, शायद 1-2 क्वेश्चन होगा जो बाहर से पूछे गए थे, वरना काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग था, ठीक है। तो आरओआई की जो मैं बात करता हूँ हमेशा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस, तो वो हमारा साइंस का मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी में बात करूँ, अगर ज्योग्राफी में आपको 11th में 2 किताबें, अगर आप फिजिकल भी पढ़ रहे हो तो 3 किताबें, उसके बाद जो हमारी 12th है उसमें 2 किताबें, यानी कि 5 किताबें आप पढ़ोगे तब जाके आपके कुछ 10 से 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो कितना ज़्यादा कम हमारा क्या है कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है इसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट छोड़ दो, बट मेरे हिसाब से आपको इसे लास्ट में प्रायोरिटी देना चाहिए। इसके बजाय आपको इंग्लिश, साइंस और हमारा जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और एनडीए के प्रिपरेशन के दौरान आप ये बिल्कुल भी गलती मत करना कि जो जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं आप सारे को करने बैठ जाओ, ठीक है। अगर जैसे हिस्ट्री होगा और इकोनॉमिक्स हो गया और ये सारे सब्जेक्ट हो गए, ये आपको सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आप ये सारे सब्जेक्ट करने बैठोगे तो आपका अप्रैल तक ये पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट होता रह जाएगा, ना आप कभी पीवाईक्यू कर पाओगे, ना रिवीजन कर पाओगे, ना मॉक कर पाओगे और आपका पेपर नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। इसीलिए एनडीए की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सबसे पहले आप अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके अंदर मास्टरी हासिल करिए। उसके बाद आप अपना इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है हमारा, उसे प्रिपेयर करिए। उसके बाद आप करंट अफेयर में जाइए, ठीक है। करंट अफेयर की वीडियोस वगैरह देखिए, क्योंकि उसमें कम इन्वेस्टमेंट लगता है, उसमें कोई किताबें नहीं पढ़नी होती। आप कुछ वीडियोस उठाइए यूट्यूब पे, 2-3 चैनल फॉलो करिए, उन्हें रिपीटेटिव मोड पे देखते रहिए। मंथली करंट अफेयर आप वहाँ से प्रिपेयर करिए, आपके 10-15 क्वेश्चन वहाँ से निकल आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ज्योग्राफी थोड़ा बहुत आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन बात करूँ मैं आपको हिस्ट्री करनी चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से बिग नो है, आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। आपको बाकी सारे जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, वरना आपका सिलेबस ही पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दिस इज़ नॉट अ सीएपीएफ एग्जाम जहाँ पे आपको 1 साल तक टाइम मिल रहा है और आप सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। इवन जो हमारे सीडीएस के एस्पिरेंट है वो तक जीएस के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप क्यों करने बैठ रहे हो? इसीलिए आप अपने एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनडीए की प्रिपरेशन में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फोकस ऑन मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है तो यू कैन टच ज्योग्राफी बट नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर देना, इंस्टाग्राम के अंदर डीएम कर देना या फिर टेलीग्राम में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।